नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन जादव, फाउंडर फंडामेंटल फार्मेसी। 5 टाइम्स जीपैट क्वालिफाई किया है, नाइपर एक बार क्वालिफाई किया है, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स भी क्वालिफाई किए हैं। तो आज हम ग्रुप बी का जो फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था 2015 में, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टाफ सिलेक्शन 2015, इसमें ग्रुप बी का एग्जाम हुआ था, फार्मासिस्ट एग्जाम। यहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट में जॉब करना चाहते हैं, तो दोज हु वांट टू वर्क एज अ गवर्नमेंट फार्मासिस्ट। तो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का बहुत सारा वैकेंसी आता है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का वैकेंसी आता है। जैसे ये है आपका मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टाफ सिलेक्शन ग्रुप बी फार्मासिस्ट। वैसे ही आपका एम्स फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होता है, वैसे ही आपका रेलवे रिजर्व बोर्ड फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होता है, वैसे ही आपका नेशनल हेल्थ मिशन का एग्ज़ाम होता है, वैसे ही आपका नेशनल हेल्थ रूरल मिशन का एग्ज़ाम होता है, वैसे ही आपका जिला परिषद एग्ज़ाम होता है, मतलब नगर निगम का एग्ज़ाम होता है, वैसे ही आपका डीमर का एग्ज़ाम होता है। जैसे डीमर का एग्ज़ाम परसों ही हुआ है, संडे को महाराष्ट्र में डीमर का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। उसके भी टेक्निकल क्वेश्चन जो है, मैं सभी टेक्निकल क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के सहित आपको बोल सकता हूँ, बट ये अपन बाद में देख लेंगे। आज अपन देखने वाले फार्मासिस्ट ग्रुप बी मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का 2015 का गवर्नमेंट फार्मासिस्ट ग्रुप बी का जो पेपर था। हर एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के पेपर में दो पार्ट होता है। एक होता है टेक्निकल पार्ट, आपको याद रखना है, टेक्निकल पार्ट होता है जिसमें आपके सब फार्मेसी बैकग्राउंड के क्वेश्चन आएंगे। टेक्निकल पार्ट मतलब डोमेन पार्ट, और उसको अपन फार्मेसी पार्ट बोलेंगे, ठीक है। फार्मेसी पार्ट, टेक्निकल पार्ट और डोमेन पार्ट, उसमें फार्मा के क्वेश्चन रहेंगे, मतलब आपको डिप्लोमा फार्मेसी के लेवल के क्वेश्चन रहेंगे या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा बी फार्मेसी लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। दूसरा एक पार्ट होता है नॉन टेक्निकल पार्ट और नॉन डोमेन पार्ट और नॉन फार्मा पार्ट। जो नॉन फार्मा पार्ट होता है उसमें स्टेट वाइज वो डिफरेंस होता है। अगर महाराष्ट्र का गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम है, ऑब्वियसली उसमें मराठी ग्रामर आएगा, इंग्लिश ग्रामर आएगा, उसमें रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स। तो ये कॉमन होता है, हर एक स्टेट का होता है। So in every state government pharmacist exam they have a pattern like this. So technical part, in that they are going to ask you questions of pharmacy. In the non-technical part they are going to ask you questions from English grammar, regional language grammar, then aptitude, general knowledge and reasoning. So I'm not going to explain you that part. यहाँ पे मैं आपको जनरल नॉलेज या फिर आपका मराठी ग्रामर, हिंदी ग्रामर जो है महाराष्ट्र में, उसका ये नहीं देखने वाला। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे है सेक्शन 1 एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज। तो एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हम नहीं लेने वाले, क्योंकि मैं ले सकता हूँ लेकिन मैं नहीं लेने वाला क्योंकि मेरा डोमेन है फार्मेसी, ठीक है। इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। देखो बॉस, जैसे एक क्वेश्चन दिखा है, हु इज द फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। तो फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? तो सबको मालूम है कि मिल्खा सिंह जी जो है पंजाब से जो आते हैं, उनके ऊपर मूवी भी बना है मिल्खा सिंह। ही इज नोन एज अ फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज के, वो क्वेश्चन हम नहीं लेने वाले। जैसे ये है, थॉमस एडिसन ने क्या किया था, इलेक्ट्रिक बल्ब है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब किसने इन्वेंट किया। ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं, थॉमस एडिसन ऐसा। तो ये क्वेश्चन हम नहीं देखेंगे, हम देखने वाले हैं फार्मेसी बैकग्राउंड के टेक्निकल क्वेश्चन, फार्मेसी बैकग्राउंड के टेक्निकल क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 25 तक नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस थे। देखो 25 तक नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस थे, एंड क्वेश्चन नंबर 26 जो है सेक्शन 2 बेसिक कोर्स, और उसको बोलते हैं टेक्निकल पार्ट, और उसको बोलेंगे अपन डोमेन पार्ट का क्वेश्चन सभी चालू हो चुके। देखो क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू डिटेक्ट द पायरोजेंस इन द पेरेंटल्स। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, which drug is used, okay, which of the following is used for the detection of pyrogens in the parenteral। तो देखो पूछा है पेरेंट्रल प्रिपरेशन जो होते हैं, इंजेक्शन सलाइंस वगैरह, जो उसमें क्या है कि पायरोजेंस को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज करता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ पायरोजेंस इन द पेरेंट्रल। तो पहला दिया है सिनोडा टेस्ट, दूसरा ऑप्शन है लाल टेस्ट, तीसरा ऑप्शन दिया है वैन वुर्क टेस्ट, और चौथा ऑप्शन है ट्यूबरकुलिन टेस्ट। तो आपको क्या करना है, आपको मालूम भी नहीं होगा ना आंसर, फिर भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे? देखो
आपने कहीं तो भी पढ़ा होगा शिनोडा टेस्ट। शिनोडा टेस्ट इज ए टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्लेवोनॉइड्स। ये फ्लेवोनॉइड्स का आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है ये टेस्ट, शिनोडा टेस्ट। तो ये किस में आता है? फार्माकोग्नोसी कैटेगरी में आता है। तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, कि यहाँ पे क्या लिखा है? पायरोजेंस इन द पैरेंटल। पूछा क्या है देखो, पायरोजेंस इन द पैरेंटल, डिटेक्शन ऑफ पायरोजेंस इन द पैरेंटल। तो पायरोजेंस के लिए जो डिटेक्शन के लिए कौन सी टेस्ट है? तो ये तो ऑप्शन गया सिनोडा का। ओके, ऑप्शन बी है लाल टेस्ट। लाल क्या है? लाल का लॉन्ग फॉर्म मालूम होना चाहिए आपको, LAL। लाल मीन्स लिमुलस अमीबोसाइट लाइसेट। तो लिमुलस अमीबोसाइट लाइसेट इज द टेस्ट, इट इज नोन एज इन विट्रो टेस्ट। ये एक इन विट्रो टेस्ट होता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ पायरोजन। अगर आपके पेरेंट्रल में, अगर आपके इंजेक्शन में पायरोजन्स है तो वो लाल टेस्ट जो है पॉजिटिव देंगे। देर इज अ कोएगुलेशन एग्लूटिनेशन टेस्ट। क्या है ये? लाल लिमुलस अमीबोसाइट लाइसेट टेस्ट, और ये टेस्ट होता है इन विट्रो पायरोजन टेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा, बट अपन बाकी ऑप्शन के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, तो शिनोडा टेस्ट जो है दैट इज टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्लेवोनाइड्स। लाल टेस्ट मतलब पायरोजन के लिए आएगा। ऑप्शन सी में दिया है वैन वुर्क टेस्ट। तो वैन वुर्क टेस्ट जो होता है ये अगेन फार्माकोग्नोसी में होता है। इट इज अ टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अर्गोट अल्कोलॉइड्स। अर्गोट अल्कोलॉइड्स जो होते हैं अर्गोट अल्कोलॉइड्स, अर्गोटोक्सिन, अर्गोटामाइन, राइट। तो उसमें ये वैन वुर्क टेस्ट आता है। नाउ ट्यूबरक्युलिन टेस्ट मतलब क्या? ट्यूबरक्युलिन टेस्ट इट इज अ टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्यूबरक्युलर इन्फेक्शन। अगर टीबी का इन्फेक्शन है तो उसमें ट्यूबरक्युलिन टेस्ट आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा? लाल टेस्ट। लाल मतलब क्या? लिमुलस अमीबोसाइट लाइसेट। तो ऐसा नहीं बोलने का लाल काला पीला, वो अलग है। ठीक है, लाल मतलब लिमुलस अमीबोसाइट लाइसेट टेस्ट। पायरोजन्स अगर आपके प्रिपरेशन में होंगे तो लाल टेस्ट का जो टेस्ट है उसमें क्या होगा? कोएगुलेशन होगा। देयर इज अ कोएगुलेशन। लाल लिमुलस अमीबोसाइट लाइसेट ये क्या होता है? इट इज नथिंग बट द एंजाइम दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम हॉर्सशू क्रैब। हॉर्सशू क्रैब जो होता है उससे ये इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द ब्लड ऑफ हॉर्सशू क्रैब एंजाइम लिमुलस अमीबोसाइट लाइसेट, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखो, पूछा है आइडेंटिफाई द फार्मास्यूटिकल एडजुवेंट ऑब्टेन फ्रॉम मराइन सोर्सेज। ऐसा फार्मास्यूटिकल एडजुवेंट जो है वो मराइन सोर्स से आता है, वो समुद्र से आता है। ऐसा कौन सा है? तो ऑप्शन ए में दिया है देखो अल्जीनिक एसिड, ऑप्शन बी में दिया है अकेशिया, ऑप्शन सी में गम कराया, एंड ऑप्शन डी में गम गवारगम। तो आइडेंटिफाई द फार्मास्यूटिकल एडजुवेंट ऑब्टेन फ्रॉम मराइन सोर्सेज। क्वेश्चन है एडजुवेंट ऑब्टेन फ्रॉम मराइन सोर्सेज। तो अल्जीनिक एसिड, अकेशिया, गम कराया, गम गवारगम। तो यहाँ से देखो सिंपल है, ये क्वेश्चन का आंसर भी मालूम नहीं ना आपको, फिर भी आप गेस कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो अकेशिया, अकेशिया आपने सुना होगा फार्माकोग्नोसी में। तो अकेशिया कैटेचू, तो अकेशिया गम इज नथिंग बट द गम ऑब्टेन बाय प्लांट नोन एज अकेशिया गमीपर, फैमिली लेगुमिनासी। गम कराया ये भी आपने फार्माकोग्नोसी में सुना होगा। गवार गम ये भी फार्माकोग्नोसी में आपको आया होगा। तो ये तीन तो आंसर नहीं होंगे क्योंकि ये मराइन सोर्स पूछा है। मराइन मतलब समुद्र, ठीक है, मराइन मतलब ओशियन। तो एडजुवेंट ऑब्टेन फ्रॉम मराइन सोर्सेस, तो ये तीन तो ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन क्या है आपका? तो अल्जीनिक एसिड इज नथिंग बट द अल्जीनिक एसिड इज नथिंग बट द it is a pharmaceutical adjuvant obtained from marine source. Pharmaceutical adjuvant obtained from marine source, alginic acid, right? So this is the answer. Now we'll see the next question, question number 28. The biological indicator used for the validation of moist heat sterilization is named as। देखो पूछा है moist heat sterilization के लिए जो biological indicator है वो कौन है? तो moist heat, okay, the biological indicator used in the वैलिडेशन ऑफ मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन इज नेम्ड। तो कौन सा है? देखो बायोलॉजिकल इंडिकेटर पूछा है। बायोलॉजिकल इंडिकेटर मतलब क्या? कि यहाँ पे कुछ कोई बायोलॉजिकल सिस्टम का मतलब यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। तो वैलिडेशन किसका पूछा है? वैलिडेशन ऑफ मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। तो वैलिडेशन ऑफ मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, तो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन मतलब ऑटोक्लेव, राइट। तो ऑटोक्लेव के लिए कितने वैलिडेशन के स्टैंडर्ड्स होते हैं? उसमें तीन आता है, फिजिकल इंडिकेटर्स, केमिकल इंडिकेटर्स एंड बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स। तो हर एक का जो स्टरलाइजेशन मैकेनिज्म होता है उसमें वैलिडेशन के लिए तीन टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, फिजिकल इंडिकेटर्स, केमिकल इंडिकेटर्स एंड बायोलॉजिकल। फिजिकल इंडिकेटर्स, केमिकल इंडिकेटर वो अपन बाद में देख लेंगे कहीं तो भी, और उसके लिए मेरे
माइक्रोबायोलॉजी के लिए जो लेक्चर्स है उसमें वो सब आएगा। देखो पूछा है बायोलॉजिकल इंडिकेटर यूज फॉर द वैलिडेशन ऑफ मॉइस्ट हीट रिलेशन। पहला ऑप्शन है बैसिलस सबटाइलिस, सेकंड ऑप्शन है बैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस, थर्ड ऑप्शन है स्टेफिलोकोकस ऑरियस एंड लास्ट वाला ऑप्शन डी स्यूडोमोनास एरुजिनोसा। देखो इसका आंसर होता है बैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस, बैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस। याद रखना है आपको, बैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस इज द बायोलॉजिकल इंडिकेटर। स्पोर्स, यहाँ पे जो स्पोर्स होता है उस बैक्टीरिया का, बैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस का स्पोर्स इसके लिए करता है वैलिडेशन ऑफ हीट स्टरलाइजेशन, वैलिडेशन ऑफ मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। फॉर द वैलिडेशन ऑफ मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन बैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस स्पोर्स। अभी जो बैसिलस सबटाइलिस होता है, बैसिलस सबटाइलिस, that is the spores of Bacillus subtilis is used for the validation of dry heat stabilization. Staphylococcus aureus जो होता है that is used for the, ये किसी के लिए यूज नहीं किया जाता, and Pseudomonas aeruginosa that is for validation of stabilization by radiation। तो ऐसा है। Now we'll see the question number 29. Vitae are present in one of the following plant, identify the same। देखो पूछा है विट्टे किसमें है, विट्टे इज और विट्टे आर प्रेजेंट इन द वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट मटेरियल, आइडेंटिफाई द सेम। तो ऐसा कौन सा प्लांट मटेरियल है जिसमें विट्टे आता है? ऑप्शन देख लेते। देखो ऑप्शन ए में दिया है कार्डेमम, ऑप्शन बी में दिया है जिंजर, ऑप्शन सी में दिया है फेनल, ऑप्शन डी में दिया है कैप्सिकम। तो विट्टे किसमें है? सबसे पहले विट्टे क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। विट्टे इज नथिंग बट द ए पार्ट इन द फ्रूट। विट्टे क्या होता है? इट इज अ पार्ट इन द फ्रूट विच कंसिस्ट ऑफ ऑयल, वोलेटाइल ऑयल। तो वोलेटाइल ऑयल किस में होता है? विट्टे में होता है। अम्बिलीफेरस फ्रूट जो होता है, अम्बिलीफेरस फैमिली के जो फ्रूट्स होते हैं उसमें वोलेटाइल ऑयल जो होता है वो विट्टे में होता है, राइट। तो यहाँ पे देखो अम्बिलीफेरस फ्रूट कौन सा है? कार्डेमम है, जिंजर है, या फिर फेनल है, कैप्सिकम है। तो कार्डेमम एंड फेनल अम्बिलीफेरस है, कार्डेमम भी नहीं है अम्बिलीफेरस। सो फेनल फ्रूट इज अ अम्बिलीफेरस फ्रूट। सो विट्टे इज प्रेजेंट इन द फेनल फ्रूट। कार्डेमम में नहीं होता है, जिंजर में वोलेटाइल ऑयल होता है। वोलेटाइल ऑयल कार्डेमम में भी होता है, जिंजर में भी होता है, कैप्सिकम में भी होता है, सभी इसमें वोलेटाइल ऑयल होता है। लेकिन वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट इन द विट्टे किस में आता है? फेनल में। फेनल में क्या होता है? विट्टे होता है। जब आपने उसका टीएस देखा होगा तो उसमें विट्टे आता है। जब आप उसको रुदानियम रेड से ये करते हो, स्टेन करते हो, तो रेड कलर का हो जाता है। तो विट्टे मतलब विट्टे इज द स्पेशलाइज्ड टिश्यू वेयर देयर इज अ वोलेटाइल ऑयल, ठीक है। तो जिंजर में वोलेटाइल ऑयल होता है लेकिन विट्टे नहीं होते, ठीक है। कार्डेमम में भी नहीं होते, कैप्सिकम में भी नहीं होते। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, नेम द सेस्क्विटर्पिनॉइडल कंस्टिट्यूएंट इन द प्लांट। सेस्क्विटर्पिनॉइडल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द प्लांट। सेस्क्विटर्पिनॉइड किस में होता है? देखो क्वेश्चन में दिया है नेम द सेस्क्विटर्पिनॉइडल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द प्लांट। ऑप्शन में दिया है देखो कुरकुमिन। मतलब कुरकुमिन मतलब क्या है? यहाँ पे ये होता है हल्दी में, ओके, कुरकुमिन होता है हल्दी में। देन ऑप्शन बी दिया है यूजेनॉल। यूजेनॉल किस में होता है? क्लोव में होता है यूजेनॉल। ऑप्शन सी में दिया है सिनियोल। ऑप्शन डी में दिया है जिंजिबेरिन। देखो सेस्क्विटर्पिनॉइडल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द प्लांट कौन होता है? सेस्क्विटर्पिनॉइड, जिंजिबेरिन। जिंजिबेरिन इज नथिंग बट द सेस्क्विटर्पिनॉइड। ये जिंजिबेरिन जो होता है सेस्क्विटर्पिनॉइड होता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, आइडेंटिफाई द ड्रग विच लाइकली कैंडिडेट फॉर ड्रग इंटरेक्शन बिकॉज ऑफ द हाई प्रोटीन बाइंडिंग। देखो पूछा है कि नीचे कुछ ड्रग दिए है, उसमें ऐसा ड्रग जो है जो ज़्यादा ड्रग इंटरेक्शन दिखाता है बिकॉज वो क्या करता है? प्रोटीन को बाउंड करता है। तो ऐसा कौन सा ड्रग है? तो ऑप्शन ए में दिया है देखो पैरासिटामोल, ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन बी है कोडीन, ऑप्शन सी में दिया है एस्पिरिन एंड ऑप्शन डी में दिया है मॉर्फिन। देखो इसमें ये कोडीन, मॉर्फिन, पैरासिटामोल ये थोड़ा बेसिक ड्रग्स है और ये कौन सा है? ये एसिडिक ड्रग है एस्पिरिन। तो एस्पिरिन जो है बीइंग इट इज अ एसिडिक ड्रग, इट बाइंड्स विद द प्लाज्मा प्रोटीन। सो इसका आंसर होगा एस्पिरिन। तो एस्पिरिन का ड्रग इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। बहुत सारे जो ड्रग होते हैं जो प्रोटीन को बाउंड करते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन को बाउंड करेंगे तो यहाँ पे दूसरे ड्रग को डिस्प्लेस कर देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ ड्रग इंटरेक्शन, प्रोटीन बाइंडिंग इंटरेक्शन होते हैं। सो एस्पिरिन इज द मोस्ट लाइकली कैंडिडेट फॉर द ड्रग इंटरेक्शन, ठीक है। देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32,
तो देखो क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो क्या है, द सोलिबलाइजेशन ऑफ पुअरली सोलिबल एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो पुअरली सोलिबल एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, उसको सोलिबलाइज करना है। द सोलिबलाइजेशन ऑफ पुअरली सोलिबल एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कैन बी अफोर्डेड बाय। देखो कोई अगर जिसका सोलिबिलिटी कम है, ऐसा कोई एपीआई है आपका, जैसे कोई किसी ड्रग का सोलिबिलिटी कम है, उसका सोलिबिलिटी बढ़ाने के लिए जो ऑप्शन दिए है उसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फॉर द सोलिबलाइजेशन ऑफ पुअरली सोलिबल एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कैन बी अफोर्डेड बाय। तो कौन सोलिबिलिटी बढ़ाएगा इसमें से? ऑप्शन ए में दिया है प्रिजर्वेटिव, ऑप्शन बी में दिया है सर्फेक्टेंट, ऑप्शन सी में दिया है एंटीऑक्सीडेंट एंड ऑप्शन डी में दिया है चिलेटिंग एजेंट। तो आपको मीनिंग मालूम होना चाहिए इसका, ऑब्वियसली आपको समझना है। प्रिजर्वेटिव क्या करता है, इट विल प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म इन योर प्रिपरेशन। यहाँ पे ये माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होने देगा। सर्फेक्टेंट क्या है, ये क्या करता है, सरफेस टेंशन कम करता है। तो जब सरफेस टेंशन कम करेगा दो लिक्विड में का, दो फेजेस में का, तो यहाँ पे ऑब्वियसली सोलिबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो टू एनहांस द सोलिबिलिटी सर्फेक्टेंट इज यूज्ड। ओके, पहले जान लेते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट ये इज अ काइंड ऑफ एजेंट और इज काइंड ऑफ कंपाउंड विच विल प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ दैट योर प्रोडक्ट। ये ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा आपके प्रोडक्ट का, तो एंटीऑक्सीडेंट। लास्ट होता है चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट क्या होता है, चिलेटिंग मतलब क्या है, ये बॉन्ड फॉर्म कर देगा। चिलेटिंग एजेंट मतलब क्या, बॉन्ड फॉर्म कर देगा। ये क्या करेगा, चिलेटिंग एजेंट मतलब जो एक्सटर्नल कोई इम्प्योरिटी आया रहा है आपकी प्रिपरेशन में, तो उसके हिसाब से बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल होता है ईडीटीए, चिलेटिंग एजेंट होता है। प्रिजर्वेटिव का है क्रिसॉल है ना, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं प्रिजर्वेटिव है ना, प्रिजर्वेटिव। एंटीऑक्सीडेंट का एग्जांपल बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम थाइसल्फेट होता है, उसके बाद में एस्कॉर्बिक एसिड होता है। सर्फेक्टेंट, जो सर्फेक्टेंट है, so they will decrease the interfacial tension and surface tension and they will enhance the solubility of poorly soluble drug। ठीक है, so that's why answer is nothing but the surfactant, answer is nothing but the surfactant, right। तो यहाँ पे देखो आंसर है सर्फेक्टेंट, फिर से याद है। कंसेप्ट क्लियर करो अपना, बहुत ही सिंपल है, सिंपल होता है सब कुछ, बस आपको लॉजिकली थिंक करना है और लॉजिकली आपको अप्लाई करना है। जो भी आपने पढ़ा है उसको थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, ऑटोमेटिकली उसका आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 33 आइडेंटिफाई द फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट विद अ स्ट्रॉन्ग एनालिसिक एक्टिविटी। देखो पूछा क्या है, फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट। फाइटो मतलब क्या है, फार्माकोग्नोसी में के आने वाले, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया टर्म, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट टर्म दिया है। तो इसके लिए आता है उसमें, लेकिन ये कंफ्यूज करने के लिए होता है। विद द स्ट्रॉन्ग एनालिसिक एक्टिविटी, एनालिसिक मतलब क्या, पेन रिलीविंग एक्टिविटी। तो स्ट्रॉन्ग एनालिसिक कौन है, क्वेश्चन का ऐसा है, उसका मतलब ये है कि पूछने वाला पूछना चाहता है कि फॉलोइंग नीचे दिए गए ऑप्शन में से स्ट्रॉन्ग एनालिसिक ड्रग कौन सा है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए में दिया है कोडिन, ऑप्शन बी में दिया है इपेड्रिन, ऑप्शन सी में दिया है हायोसिन, ऑप्शन डी में दिया है मॉर्फिन। बहुत सारे लोगों को ये मालूम होगा आंसर, इसमें कोई डाउट नहीं, बट जिनको मालूम नहीं उनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, देखो कोडिन क्या है, कोडिन इज नथिंग बट द अल्कोलॉइड। कहाँ से आता है कोडिन, कोडिन आता है आपके ओपियम में से। ओपियम में और कौन से, जैसे मॉर्फिन हो गया, कोडिन हो गया, थिबेन हो गया, ठीक है, पापावेरिन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मॉर्फिन, कोडिन, थिबेन, ये क्या होता है, नार्कोटिक एनालिसिक ड्रग होते हैं एंड दे आर हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग एनालिसिक। लेकिन यहाँ पे कोडिन भी दिया है, मॉर्फिन भी दिया है, तो एक्सप्लेन करता हूँ ना। तो कोडिन जो होता है, कोडिन इज मोस्टली यूज्ड एज अ एंटीटसिव सेंट्रल कप सप्रेसेंट, एज अ एनालिसिक भी यूज करते हैं इसको, बट इसका यूज क्या है, मेन यूज क्या है, टू सप्रेस द कप, इट इज एंटीटसिव। तो ये तो गया ऑप्शन में से। अभी इफेड्रिन क्या है, इफेड्रिन इज अगेन ए अल्कोलाइड ऑब्टेन फ्रॉम इफेड्रा जेरेडियाना फैमिली इफेडासी और जेंटेनेसी। ठीक है, तो ये इफेड्रिन क्या होता है, सिम्पेथोमाइमेटिक ड्रग होता है, सिम्पेथोमाइमेटिक ड्रग। तो ये भी नहीं ऑप्शन में, अभी ये नहीं आएगा। ऑप्शन सी में आता है हायोसिन। हायोसिन मतलब क्या, इट इज अगेन अल्कोलाइड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। ये अल्कोलाइड होता है, कहाँ से आता है ये आता है हायोसाइमस निगर प्लांट से या फिर आपके दत्तुरा प्लांट से। ओके, सो हायोसाइमस, हायोसिन। तो ये क्या है, एंटी कोलिनर्जिक्स होता है, तो एंटी कोलिन, तो ये भी ऑप्शन में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मॉर्फिन। व्हाट इज मॉर्फिन, देखो ओपियम अल्कोलाइड्स में आता है मॉर्फिन, कोडिन, थिबेन, ओके, पापावेरिन, नार्कोटिन, नस्कोपिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
तो आउट ऑफ दैट मॉर्फिन एज अ हाईएस्ट एनाल्जेसिक एक्टिविटी, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक एक्टिविटी किसको है? मॉर्फिन को। उसके बाद में कोडिन को भी एनाल्जेसिक एक्टिविटी होता है, लेकिन कोडिन ज़्यादा एंटी टसू यूज़ किया जाता है, एज एनाल्जेसिक बहुत ही कम बार यूज़ किया जाता है। ऐसा मतलब नहीं कि इसका एनाल्जेसिक नहीं है, एनाल्जेसिक कोडिन भी है, लेकिन मॉर्फिन ज़्यादा यूज़ किया जाता है, राइट। तो मॉर्फिन कहाँ पे यूज़ किया जाता है? इट्स यूज़ क्या होता है मॉर्फिन का? इट इज़ यूज्ड इन द टर्मिनल स्टेज ऑफ कैंसर। अगर कोई कैंसर से मर रहा है, उसको दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तभी जाके मॉर्फिन उसको लगाते हैं। मॉर्फिन कहाँ पे भी मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। तो मॉर्फिन इज ओनली अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टर्मिनल स्टेज ऑफ कैंसर पेशेंट। और उसके बाद में एक ये मॉर्फिन का इंजेक्शन आपने मूवी में देखा होगा, जैसे एक मूवी होता है टैंगो चार्ली, उसमें जो इंडियन सोल्जर होता है उसको गोली लग जाती है, तो उन उसको मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाने के लिए दूसरा सोल्जर जाता है तो उसको भी गोली मार देते हैं। तो मॉर्फिन क्या है कि मॉर्फिन इट हैज अ हालुसिनेशन, इट कॉजेज द यूफोरिक इफेक्ट, hallucination is not there, तो hallucination, तो मॉर्फिन क्या है? इट इज अ स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक एंड इट कॉजेज यूफोरिया। यूफोरिया मतलब फॉल्स फीलिंग ऑफ वेलबींग। तो मॉर्फिन का जब इंजेक्शन लगाते हैं तो आपको गोली भी लगा तो आप फिर भी हंसेंगे, ठीक है, बिकॉज ये यूफोरिया प्रोड्यूस करता है, राइट। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नथिंग बट द क्वेश्चन नंबर 34। देखो क्वेश्चन क्या है? The labeling requirement for ophthalmic products are covered by which of the following schedule of the Drug and Cosmetic Act and rules? तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1948 1940, तो डीएनसी एक्ट 1940, उसके अंदर जो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट होता है, सो लेबलिंग रिक्वायरमेंट फॉर ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट आर कवर्ड इन द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ डीएनसी एक्ट, ठीक है। तो देखो ऑप्शन में दिया है शेड्यूल जी, ऑप्शन बी है शेड्यूल वाई, ऑप्शन सी शेड्यूल एफ एफ, ऑप्शन डी शेड्यूल एच। तो ऑप्थेल्मिक का जो भी है वो सब शेड्यूल एफ एफ में होता है। शेड्यूल जी क्या है? शेड्यूल जी इज अ डेंजरस ड्रग। शेड्यूल वाई क्या है? शेड्यूल वाई है कि क्लिनिकल ट्रायल्स, स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस रिलेटेड टू क्लिनिकल ट्रायल्स। शेड्यूल जी क्या है? ड्रग्स दैट शुड बी टेकन अंडर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, डेंजरस ड्रग्स। शेड्यूल एच का है? दे आर नॉन एज अ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। तो शेड्यूल एफ एफ में क्या आता है? इट इज़ फॉर ऑप्थेल्मिक, ठीक है। ये जो आई ड्रॉप्स वगैरह होते हैं, आई ऑइंटमेंट, आई लोशंस, उनके स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो शेड्यूल एफ एफ में दिए जाते हैं, ठीक है, एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स अंडर 1945। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया था? 1940 में, उसके रूल्स 1945, ठीक है। और अभी जो डीमर का एग्जाम हुआ है संडे का, संडे के डीमर के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था, ड्रग एक्ट वाज पास्ड इन। देखो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है वो 1940 में पास हुआ था, रूल्स उससे 1945 में। बट ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो होता है वो एक्सटेंशन है, वही एक्सटेंशन है किसका? ड्रग एक्ट का। तो ड्रग एक्ट पास हुआ था 1940 में और उसका ही एक्सटेंशन है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, बाद में उसको रीनेम किया गया। तो ड्रग एक्ट 1940। तो ये क्वेश्चन जी अभी डीमर एग्जाम जो है उसमें आया था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, नेम द बायोलॉजिकल ऑफ द प्लांट मटेरियल कॉल्ड स्टार अनिस। देखो पूछा है स्टार अनिस नाम का जो फ्रूट ड्रग होता है उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। तो ये जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन नहीं है, ये कंफ्यूज होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि फार्माकोग्नोसी में आपको दो ड्रग आएंगे, अनिस फ्रूट और एक होता है स्टार अनिस। तो अनिस फ्रूट जो होता है, अनिस फ्रूट इज ऑब्टेन फ्रॉम पिम्पिनेला अनिसम। पिम्पिनेला अनिसम से आता है आपका अनिस फ्रूट। इलिसियम वेरुअम, इलिसियम वेरुअम, इलिसियम वेरुअम जो है दैट इज अ स्टार अनिस। तो स्टार अनिस कहाँ से मिलता है? स्टार अनिस इज फाउंड इन द चाइना एंड वियतनाम। चाइना एंड वियतनाम में स्टार अनिस होता है। आपने देखा होगा स्टार अनिस कहाँ पे यूज़ किया जाता है? इट इज़ यूज इन द कॉन्डिमेंट्स, आपके मसाले में यूज़ किया जाता है। अपने अगर कहीं बिरयानी वगैरह खाते होंगे आप, उसमें देखो आपको एक स्टार शेप्ड एक कुछ मसाला मिलेगा, स्टार शेप्ड एक फूल मिलेगा। So that is a star anise, Elysium veruum. Veruum, Elysium veruum is a biological source of star anise. और जो अनिस फ्रूट होता है उसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है पिम्पेनेलिया अनिसम। पिम्पेनेलिया अनिसम दैट इज अनिस ऑयल, अनिस फ्रूट। लेकिन यहाँ पे स्टार अनिस पूछा है। स्टार अनिस मतलब क्या? इलिसियम वेरुअम, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 36, द फिजियोलॉजिकल नॉर्मल लिमिट फॉर WBCs।
फिजियोलॉजिकल नॉर्मल लिमिट क्या है डब्ल्यूबीसी का? डब्ल्यूबीसी का फिजियोलॉजिकल नॉर्मल लिमिट क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। तो इट इज अराउंड, इसका नॉर्मल लिमिट होता है 4.5 टू 11,000 ब्लड सेल्स पर माइक्रोलीटर। तो यहाँ लिमिट कितना होता है 4.5 से 11 तक, 4,500 से 11,000 तक सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ द ब्लड। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन मैच होता है। तो 7 में मिलियन मिलियन लिखा है यहाँ पे, तो मिलियन तो नहीं है, मिलियन होता है पर लीटर होता है। मिलियन अगर दिया है तो पर लीटर होता है, मिलियन अगर दिया है तो पर लीटर होता है। माइक्रोलीटर दिया है यहाँ पे, ठीक है, नॉर्मल लिमिट पर, ठीक है, माइक्रोलीटर यहाँ पे पर माइक्रोलीटर, ठीक है। सो 7,000 पर माइक्रोलीटर इज द करेक्ट आंसर। 7,000 पर माइक्रोलीटर इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, सेलेक्ट द फार्मास्यूटिकल एडजुवेंट यूज्ड एज अ बाइंडिंग एजेंट इन द टैबलेट। टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में जो आप ग्रेनुलेशन करते हो उसमें कौन सा बाइंडिंग एजेंट यूज करते हो, ऐसा पूछा है। सिलेक्ट द फार्मास्यूटिकल एडजुवेंट यूज्ड एज अ बाइंडिंग एजेंट फॉर टैबलेट। देखो ऑप्शन पढ़ लो। ऑप्शन ए में दिया है गवार गम, ऑप्शन बी में दिया है गम अकेशिया, ऑप्शन सी में दिया है गम ट्रैगाकांथ, ऑप्शन डी में दिया है अगार। सो टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में एज अ बाइंडिंग एजेंट यूज कौन करते हैं? तो सभी गम ही है, ठीक है, गम अकेशिया है, गम गवार गम है, गम ट्रैगाकांथ। तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है इसमें, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है गम अकेशिया। गम अकेशिया इज द करेक्ट आंसर। तो गवार गम जो है दैट इज आल्सो यूज्ड एज अ बाइंडिंग एजेंट बट नॉट इन अ, दैट इज मोस्टली यूज्ड एज अ सस्पेंडिंग एजेंट। गवार गम सस्पेंडिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट। गम ट्रैगाकांथ सस्पेंडिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट। ये अगर जो है वो जेलिंग एजेंट यूज किया जाता है, राइट। अगर क्या है जेलिंग एजेंट, सही है। देन गम अकेशिया इज यूज्ड एज अ बाइंडिंग एजेंट फॉर द टैबलेट। ये करेक्ट आंसर है गम अकेशिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 है, नेम कार्डियोटोनिक कंस्टिट्यूएंट ऑब्टेन फ्रॉम द डिजिटलिस लेनाटा। देखो पूछा है डिजिटलिस लेनाटा, जो आपका प्लांट होता है डिजिटलिस लेनाटा, उसमें क्या है कार्डियोटोनिक कंस्टिट्यूएंट होता है। कौन सा है कार्डियोटोनिक कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम द डिजिटलिस लेनाटा? सो व्हाट इज द कार्डियोटोनिक कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम डिजिटलिस लेनाटा? देखो ऑप्शन, देखो पहला ऑप्शन है डायोजेनिन, ऑप्शन बी है सिलेरिन, ऑप्शन सी है पेरोसाइड एंड ऑप्शन डी है डिगोक्सिन। तो आप एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाओ। पहला है डायोजेनिन। तो डायोजेनिन किस में होता है? अपने फार्माकोग्नोसी का स्टडी थोड़ा सा किया होगा। तो डायोजेनिन ये आता है इसमें, किसमें? डायस्कोरिया डेल्टोइडा। ये जो डायस्कोरिया ट्यूबर्स होता है उसमें डायोजेनिन आता है। तो ये तो ऑप्शन में गया क्योंकि ये कार्डियोटोनिक नहीं होता। ये क्या होता है? ये इट इज़ अ प्रिकर्सर फॉर स्टेरॉइड सिंथेसिस। ये स्टेरॉइडल ड्रग सिंथेसिस के लिए प्रिकर्सर होता है डायोजेनिन, ये याद रखो आप। सिलेरिन क्या होता है? सिलेरिन इज द एक्टिव कांस्टेंट ऑफ इंडियन स्क्विल। जो इंडियन स्क्विल होता है जैसे कांदे जैसा कुछ दिखाया होगा वहाँ पे, वो इंडियन स्क्विल में ये सिलेरिन होता है। ये कार्डियोटोनिक होता है बट ये डिजिटलिस से नहीं आता। तो सिलेरिन भी ऑप्शन से गया। फिर वो साइड ये भी ऑप्शन में से गया, ये भी नहीं है, ठीक है। अभी बचा है डिगोक्सिन। तो डिगोक्सिन इज द करेक्ट आंसर। तो कार्डियोटोनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑप्शन फॉर्म डिजिटल स्टैंडा डिगोक्सिन। तो आप यहाँ से डिजिटल से डी डिगोक्सिन ऐसे कोरिलेट करके भी अपना आंसर लगा सकते हो। कोरिलेट करके मत लगाओ, प्रॉपरली उसको मालूम होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, कोल्ड क्रीम्स। देखो पूछा है कोल्ड क्रीम्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? कोल्ड क्रीम कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? कोल्ड क्रीम किस में आता है, किस कैटेगरी में आता है? पहला ऑप्शन दिया है सस्पेंशन। कोल्ड क्रीम सस्पेंशन के अंदर थोड़ी आता है, नहीं आता, क्योंकि ये क्रीम है, सस्पेंशन नहीं। इमल्शन, इमल्शन में आता है। क्रीम इमल्शन का ही होता है, इमल्शन ही होता है क्रीम भी। माइक्रो इमल्शन दिया है यहाँ पे। माइक्रो इमल्शन का पार्टिकल साइज बहुत ही कम होता है। तो ये भी ऑप्शन में से गया। ऑप्शन सी दिया है देखो ओ डब्ल्यू इमल्शन, ऑप्शन डी दिया है डब्ल्यू ओ इमल्शन। तो देखो कोल्ड क्रीम, आप सर्दियों में आप जो क्रीम लगाते हो उसको बोलते हैं कोल्ड क्रीम। तो कोल्ड क्रीम कम्स अंडर द ओ डब्ल्यू इमल्शन। क्या होता है इसका? ओ डब्ल्यू। ओ डब्ल्यू मतलब क्या? वाटर इन ऑयल, ठीक है। जो ऑयली कंटेंट इसका ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वाटर जो है वो वाटर इवापोरेट हो जाएगा और ऑयली कंटेंट रह जाएगा। तभी जब आप कोल्ड क्रीम लगाते हो ना तो आपका स्किन के ऊपर ग्रीसी फीलिंग आता है। ग्रीसी फीलिंग क्यों आता है? ग्रीसी फीलिंग बिकॉज उसमें क्या होता है? ओ डब्ल्यू इमल्शन, ऑयल ज़्यादा होता है, वाटर कम होता है, तो वाटर इवापोरेट हो जाता है, ऑयल ही रहेगा ना। तो ओ डब्ल्यू इमल्शन इज अ कोल्ड क्रीम। डब्ल्यू ओ इमल्शन कौन होता है?
जैसे फॉर एग्जांपल वैनिशिंग क्रीम, तो वैनिशिंग क्रीम जो होता है वो क्या होता है, डब्ल्यू इमल्शन होता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 देखो, लेंटे इंसुलिन, क्वेश्चन नंबर 40 देखो पूछा है, लेंटे इंसुलिन इज एडमिनिस्ट्रेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंसुलिन क्यों यूज कर रहे हैं। इंसुलिन किस में यूज करते हैं, इंसुलिन करते हैं डायबिटीज में यूज, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, आईडीडीएम, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस में इंसुलिन यूज करेंगे। कौन से रूट से देते हैं, तो उसमें बहुत सारे टाइप आता है इंसुलिन का, कि शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशन, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशन। तो उसमें ये लेंटे इंसुलिन जो होता है इट इज इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशन। लेंटे इंसुलिन जो होता है, लेंटे इंसुलिन दैट इज इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशन। ऑल इंसुलिन प्रिपरेशन, आपको याद रखना है कि ऑल इंसुलिन प्रिपरेशन दे आर गिवन बाय ओनली वन रूट। ये ऑप्शन देखो, पहला दिया है इंट्रावेनस रूट, ऑप्शन बी दिया है सबक्यूटेनस, ऑप्शन सी दिया है इंट्राथिकल रूट, ऑप्शन डी दिया है इंट्रापेरिटोनियल रूट। देखो इंट्रावेनस मतलब डायरेक्टली इन द वेन, अगर आप इंसुलिन का इंजेक्शन वेन में थोड़ी देते हो, देते हैं कुछ कुछ, लेकिन नॉर्मली इंट्रावेनसली इंसुलिन नहीं देते। ऑप्शन बी है सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस क्यूटेनियस मतलब क्या, बिलो द लेयर ऑफ स्किन, ठीक है, बिलो द लेयर ऑफ स्किन, बिलो द स्किन मतलब क्या, इन द क्यूटेनियस टिश्यू। तीसरा ऑप्शन है इंट्राथिकल, इन द स्पाइनल कॉर्ड, और चौथा ऑप्शन है इंट्रापेरिटोनियल, इन द पेरिटोनियम। तो इंट्राथिकली कौन देते हैं ड्रग, इंट्राथिकली मैक्सिमम एनेस्थेटिक ड्रग ही इंजेक्ट किए जाते हैं, तो ये ऑप्शन भी गया, इंट्रावेनस तो गया। इंट्रापेरिटोनियल ये भी ऑप्शन में नहीं है, पेरिटोनियम में क्यों इंजेक्शन देना है उसको, तो इसका है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, तो इसका आंसर होता है सबक्यूटेनियस। सो लेंटे इंसुलिन इज एडमिनिस्टर्ड बाय सबक्यूटेनियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, क्वेश्चन नंबर 41, एनाफाइलेक्टिक शॉक रिजल्ट इन द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। देखो पूछा है एनाफाइलेक्टिक शॉक अगर आपको हो गया, क्या बॉडी में चेंज होंगे, कौन सा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। एनाफाइलेक्टिक शॉक रिजल्ट्स इन द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो ऑप्शन ए में दिया है स्पाज्म ऑफ स्मूथ मसल ऑफ हार्ट, ऑप्शन बी में दिया है स्पाज्म ऑफ स्मूथ मसल ऑफ ब्रोंकियोल्स, ऑप्शन सी में दिया है रिलैक्सेशन ऑफ ब्रोंकियल मसल, ऑप्शन डी में दिया है रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल। देखो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। जो दो ऑप्शन है ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए आपको, ये आंसर नहीं है, ठीक है। और आपका आंसर ऑप्शन ए एंड बी में है, तो आप गेस करो। सो एनाफाइलेक्टिक शॉक अगर लगेगा आपको, एनाफाइलेक्सिस अगर आपको होगा तो क्या होगा, देयर इज अ रिलीज ऑफ लॉट ऑफ इंफ्लेमेटरी मेडिएटर्स लाइक हिस्टामाइन, लिकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, वो रिलीज होके क्या करेंगे, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। एनाफाइलेक्टिक शॉक से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या होगा, ये बहुत ही सिंपल है, आप एनाफाइलेक्सिस हो गए तो आप मर भी सकते हो, ठीक है, आप मर भी सकते हो। क्यों मरेंगे आप, मरता कब है आदमी, जब आपका सांस रुक जाता है, ठीक है ना, जब आपका सांस रुकेगा तभी आप मर जाते हो। सो एनाफाइलेक्टिक शॉक रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ इंफ्लेमेटरी केमिकल्स व्हिच कॉजेज द ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। आपका जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल होता है, ब्रोंकियल ट्यूब होता है, वहाँ पे क्या होगा, स्पाज्म कंस्ट्रिक्शन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्पाज्म ऑफ स्मूथ मसल ऑफ ब्रोंकाई, ठीक है, और ब्रोंकियल्स। तो आपको जो बाकी ऑप्शन दिए स्पाज्म ऑफ हार्ट मसल, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए। रिलैक्सेशन ऑफ ब्रोंकियल मसल तो हो ही नहीं सकता, रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल ये भी कंफ्यूज करने के लिए। करेक्ट आंसर फॉर एनाफाइलेक्टिक शॉक रिजल्ट्स इन द following physiological response is nothing but the spasm or smooth muscle of bronchioles। देखो क्वेश्चन नंबर 42 पूछा है, द फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रैनुल्स कैन बी टेस्टेड बाय फॉलोइंग टेस्ट। देखो फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रैनुल्स जो है, फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रैनुल्स कैन बी टेस्टेड बाय फॉलोइंग टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है, उसका आंसर क्या है। ऑप्शन में देखो क्या है, बल्क डेंसिटी, टैप डेंसिटी, एंगल ऑफ रिपोज एंड फ्राइबिलिटी टेस्ट। तो जो ग्रैनुल्स है उसका फ्लो कैसा है, गुड है या फिर पासेबल है, एक्सलेंट फ्लो है या फिर पुअर फ्लो है, वो कैसे आप डिसाइड करेंगे। सो फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रैनुल कैन बी टेस्टेड बाय फॉलोइंग टेस्ट, ठीक है। बल्क डेंसिटी क्या होता है, बल्क डेंसिटी इज नथिंग बट द मास अपन वॉल्यूम, है ना। टैप डेंसिटी मतलब टैपिंग करने के बाद में। एंगल ऑफ रिपोज क्या है, एंड फ्राइबिलिटी टेस्ट, फ्राइबिलिटी टेस्ट इज फॉर द चेकिंग द फ्राइबिलिटी ऑफ टैबलेट, तो ये भी नहीं है।
एंगल ऑफ रिपोज क्या है? एंगल ऑफ रिपोज इज द टेस्ट विच इज यूज्ड फॉर द फ्लो प्रॉपर्टीज। आपने देखा होगा अगर कोई पाउडर का एंगल ऑफ रिपोज लेस देन 20 है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? फ्री फ्लोइंग। अगर कोई पाउडर का एंगल ऑफ रिपोज 20 to 25 है तो उसको बोलेंगे गुड फ्लो, ठीक है। 25 to 30 है तो पासेबल, मोर देन 40 है तो उसको बोलेंगे पुअर फ्लो। तो आपने ये टेबल देखा होगा। सो फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रैन्युल्स कैन बी टेस्टेड बाय एंगल ऑफ रिपोज। नाउ क्वेश्चन नंबर 43 देखो, एंट्री कोटेड ओरल डोसेज फॉर्म। एंट्री कोटेड ओरल डोसेज फॉर्म रिलीज द ड्रग और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इन फॉलोइंग पार्ट। तो देखो एंट्री कोटेड टैबलेट ड्रग कहाँ रिलीज करेगा, इसका ये क्वेश्चन का मतलब वही है। एंट्री कोटेड ओरल डोसेज फॉर्म विल रिलीज द एक्टिव ड्रग इन विच पार्ट। तो पहला ऑप्शन में दिया है स्टमक, तो दूसरा ऑप्शन में दिया है इंटेस्टाइन, तीसरा ऑप्शन में कोलन, चौथा है रेक्टम। तो देखो यहाँ पे भी दो ऑप्शन जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए, कोलन एंड रेक्टम। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं है। तो पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि एंट्री कोटेड टैबलेट क्यों बनाते हैं, व्हाई देयर इज नीड ऑफ एंट्री कोटिंग। Okay, suppose any enzyme drug is there or any proteinous drug is there, so that is given by oral route। अगर आपने कोई प्रोटीन ड्रग है या एंजाइम ड्रग है वो ले लिए तो एसिड जो है आपके स्टमक में उसको वो डिस्ट्रॉय कर देगा, ओके। तो वो ड्रग यूजलेस बन जाएगा। अगर कोई ड्रग है जो आपके स्टमक को इरिटेट करता है, जैसे आपके जो ड्रग्स होते हैं जैसे इंडोमिथासिन या फिर बाकी जो एनएसआईडीज, ये भी आपको क्या करते हैं? इरिटेट करते हैं, ठीक है। या फिर आपको ड्रग इंटेस्टाइन में ही चाहिए क्योंकि वहाँ पे लोकल एक्शन के लिए चाहिए, तो क्या होगा कि आपको टैबलेट एंट्री कोटिंग बना। एंट्री कोटिंग मतलब क्या? एंट्री कोटिंग मतलब ऐसे पॉलीमर यूज करेंगे जो आपका ड्रग बेसिक पीएच में ड्रग रिलीज करेंगे, आपका एसिडिक पीएच में ड्रग रिलीज नहीं करेंगे, ठीक है। सो एंट्री कोटेड डोसेज फॉर्म रिलीज द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे याद रखो स्मॉल इंटेस्टाइन, ये करेक्ट आंसर है उसका, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। देखो, द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड एज वन ऑफ द ड्रग टू कंट्रोल द हाइपरटेंशन। ये डिप्लोमा का पेपर होता है फार्मासिस्ट का, इसलिए थोड़ा सा हिंदी में बोल रहा हूँ और थोड़ा सा बहुत ही बेसिक चीज़ें बोल रहा हूँ, ठीक है। ये जीपैट का पेपर नहीं है, ये नाइपर का पेपर नहीं है। अगर वो अगर है तो वो अलग लेवल का होता है, वो अलग लेवल में एक्सप्लेन भी अलग लेवल करना पड़ता है, ठीक है। ये एक फार्मासिस्ट का पेपर है, इसलिए मैं एकदम एज अ ग्राउंड लेवल से मैं आपको बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 44, द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड एज वन ऑफ द ड्रग टू कंट्रोल द हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन मतलब ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो गया तो कौन सा ड्रग यूज़ करेंगे, ऐसा पूछा है। तो ऑप्शन 1 में दिया है मेटफॉर्मिन, ऑप्शन बी में दिया है ग्लिबेनकेनामाइड, ऑप्शन सी में दिया है इनाप्रिल, ऑप्शन डी में दिया है डाइक्लोफेनेक सोडियम। तो पहले तो आप देखो कैटेगरी देखो ड्रग का। ये मेटफॉर्मिन क्या है? मेटफॉर्मिन इज अ ड्रग यूज्ड इन द डायबिटीज, ये एंटी डायबिटिक ड्रग है, तो ये तो ऑप्शन में नहीं आएगा क्योंकि आपको हाइपरटेंशन पूछा है। ये ग्लिबेनकेनामाइड क्या है? ये भी क्या है कि ड्रग यूज्ड इन द डायबिटीज, ये भी नहीं है, ठीक है। इनाप्रिल क्या है? इनाप्रिल क्या है? डाइक्लोफेनेक सोडियम क्या है? अभी आपको मालूम भी नहीं होगा ना इसका आंसर। अगर आपको ये इसकी कैटेगरी मालूम है ना 2-3 ड्रग के, फिर भी आप आंसर लगा सकते हो। ये मेटफॉर्मिन क्या है? एंटी डायबिटिक है। ग्लिबेनकेनामाइड एंटी डायबिटिक। फिर डाइक्लोफेनेक सोडियम क्या है? ये एनाल्जेसिक एंटी इंफ्लेमेटरी है, ये पेन किलर होता है। तो बच्चा कौन सा? इनाप्रिल। तो इनाप्रिल इज द करेक्ट आंसर। सो इनाप्रिल इज अ ड्रग यूज टू कंट्रोल द हाइपरटेंशन। ये क्या होता है, ये क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये सब मुझे मालूम है, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेन करके डिप्लोमा लेवल के बच्चे को क्या फर्क पड़ेगा। सो इट इज अ इनाप्रिल इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, एस इनिबिटर होता है। ये क्या होता है? प्रोड्रग होता है। इनाप्रिल का कन्वर्जन होता है इनाप्रिलेट में, ठीक है। तो ये सब उसका एडवर्स इफेक्ट वो सब अलग बात है, वो डिप्लोमा लेवल का नहीं, वो जीपेट नाइपर का है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखो, सिस्टेमिक एसिडोसिस क्या लिखा है? सिस्टेमिक एसिडोसिस इज द कंडीशन कॉज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, सिस्टेमिक एसिडोसिस कौन करेगा? देखो ऑप्शन ए में दिया है हाइपरग्लाइसेमिया, ऑप्शन में बी में दिया है हाइपर कैलेमिया, ऑप्शन सी में दिया है हाइपोग्लाइसेमिया, ऑप्शन डी में दिया है हाइपोकैलेमिया। तो इसमें के दो ऑप्शन जो है ना वो आपको कंफ्यूज करने के लिए थे। ये कैलेमिया मतलब सबसे पहले आपको मालूम चाहिए हाइपरग्लाइसेमिया मतलब क्या? हाइपरग्लाइसेमिया मतलब
इंक्रीज इन द शुगर लेवल, आपके बॉडी में शुगर लेवल बढ़ गया, नॉर्मल से ज़्यादा हो गया तो उसको बोलेंगे हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरकैलेमिया मतलब क्या? पोटेशियम लेवल अगर बढ़ गया तो उसको बोलेंगे हाइपरकैलेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया मतलब क्या है? शुगर लेवल कम होना। हाइपोकैलेमिया मतलब पोटेशियम लेवल कम होना। तो सिस्टमिक एसिडोसिस, देखो एसिडोसिस आपने एक टर्म सुना होगा, कीटो एसिडोसिस। कीटो एसिडोसिस, जो भी डायबिटिक पेशेंट होता है उसमें क्या होता है? कीटो एसिडोसिस, कीटो एसिडोसिस होता है। तो बिकॉज ऑफ द हाइपरग्लाइसेमिया, सो आंसर विल बी हाइपरग्लाइसेमिया। जिसको डायबिटीज है उसको एसिडोसिस होता है, ठीक है। सिस्टमिक एसिडोसिस इज अ कंडीशन कॉज्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग, सो हाइपरग्लाइसेमिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, देखो नेम द केमिकल टेस्ट विच इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैफीन। तो कैफीन के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए या फिर डिटेक्शन के लिए कौन सा टेस्ट है? नेम द केमिकल टेस्ट फॉर, नेम द केमिकल टेस्ट विच इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैफीन। तो कौन सा है? देखो पहले तो ऑप्शन देखो, म्यूरोक्साइड टेस्ट, म्यूरेक्साइड टेस्ट, केलर क्लाइन टेस्ट, केडेस टेस्ट एंड ब्रॉन ट्रैकर टेस्ट। तो एक एक एलिमिनेट करते जाओ ऑप्शन। आपको ऑप्शन ऐसा समझ लो कि आपको मालूम ही नहीं आंसर, तो एलिमिनेट कैसे करने का है? तो पहले अपन लास्ट से चलो कभी। ये ब्रॉन ट्रैकर टेस्ट क्या होता है? ब्रॉन ट्रैकर टेस्ट इज अ टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। कौन से ग्लाइकोसाइड? एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स। तो ब्रॉन ट्रैकर टेस्ट इज अ टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। तो ये ऑप्शन में नहीं आएगा, ये तो गया। अभी ऑप्शन सी है केडेस टेस्ट। तो केडेस टेस्ट इज अ टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑयल्स, जो फिक्स्ड ऑयल्स होते हैं उसमें ये टेस्ट आता है, केडेस टेस्ट। ये भी नहीं है। ऑप्शन बी में दिया है केलर किलानी टेस्ट। केलर किलानी टेस्ट किसके लिए होता है? केलर किलानी टेस्ट इज अ टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अगेन ग्लाइकोसाइड्स। कौन से ग्लाइकोसाइड्स? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, जैसे डिगोक्सिन, डिस्टोक्सिन। तो केलर किलानी टेस्ट ये भी ऑप्शन में गया। बचा क्या है? म्यूरोक्साइड टेस्ट। सो द केमिकल टेस्ट यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैफीन इज अ म्यूरोक्साइड टेस्ट। म्यूरेक्साइड टेस्ट, म्यूरेक्साइड टेस्ट क्या होता है? कैफीन का एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है। कैफीन क्या है? इट इज अल्कोलाइड प्रेजेंट इन द टी। टी में होता है ये अपना कैफीन, टी में कॉफी में होता है, ठीक है। तो कैफीन कौन सा अल्कोलाइड है? इट इज अ प्रोटो अल्कोलाइड। अल्कोलाइड के टाइप होते हैं, ट्रू अल्कोलाइड, सुडो अल्कोलाइड, प्रोटो अल्कोलाइड। इसमें का ये प्रोटो है। उसका एक्सप्लेनेशन अगर देगा बहुत टाइम होता है, तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। सो विल टेक ए मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47, चूज द फार्मास्यूटिकल एडजुवेंट यूज्ड इन द टॉपिकल जेल। टॉपिकल जेल, जेल बनाना है आपको, तो उसके लिए कौन सा एडजुवेंट यूज करेंगे? चूज द फार्मास्यूटिकल एडजुवेंट फॉर टॉपिकल जेल। तो देखो ऑप्शन में दिया अगार, ट्विन 80, कार्बापॉल, स्पेन 80। तो देखो स्पेन 60 मतलब क्या, एंड ट्विन 80 मतलब क्या? जो ट्विन्स एंड स्पेन्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपने देखा होगा डिप्लोमा लेवल में, ये इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं, इमल्सिफाइंग सस्पेंडिंग एजेंट। पॉलीसॉर्बेट 60 नोन एज स्पेन 60, पॉलीसॉर्बेट 80, ट्विन 80, ठीक है। देन ये कार्बापॉल जो होते हैं वो भी पॉलीसॉर्बेट होते हैं, डेरिवेटिव। तो ये सब तीनों ऑप्शन जो लास्ट वाले वो तो नहीं है, ठीक है। तीनों ऑप्शन जो है लास्ट वाले वो तो नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? करेक्ट आंसर इज अगार। अगार इज यूज्ड एज अ एडजुवेंट फॉर द टॉपिकल जेल, क्योंकि ये अगर क्या है? इट इज अ जेल फॉर्मिंग एजेंट, इट इज अ जेलिंग एजेंट, ये जेल बनाता है अगार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फॉर एंजाइम, एंजाइम ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट सोर्सेज। तो प्लांट सोर्सेज में से कौन सा एग्जाम आता है? एंजाइम आता है। प्लांट सोर्स का एंजाइम कौन सा है? देखो पूछा है एंजाइम ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सोर्स, तो आपने आपको मालूम होगा। आप देखो एंजाइम कौन से। ऑप्शन ए में दिया है ब्रोमेलिन, ब्रोमेलिन। ऑप्शन बी में दिया है पेप्सिन, ऑप्शन सी में ट्रिप्सिन, ऑप्शन डी में हेलोयूरिनेज, हेलोयूरोनिडेज, हेलोयूरिनेज, ठीक है। तो हेलोयूरिनोडीज, हेलोयूरिनिडेज, हेलोयूरिनिडेज। तो इट इज, ये तो ऑप्शन में नहीं है। हेलोयूरिनिडेज वो एंजाइम नहीं है, प्लांट से नहीं आता, ये एनिमल से आता है। हेलोयूरिनिडेज ये प्लांट से आता है, ये सॉरी ये एनिमल से आता है। ट्रिप्सिन क्या है? प्रोटीओलाइटिक एंजाइम होता है। ट्रिप्सिन ये एनिमल का होता है। पेप्सिन भी प्रोटीओलाइटिक एंजाइम होता है, एनिमल से आता है। तो ये प्लांट से भी आता है, एक पपाया प्लांट से आता है ट्रिप्सिन वगैरह। लेकिन ये एंजाइम देखो ब्रोमेलिन, ब्रोमेलिन, तो ये एंजाइम जो है दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सोर्स। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट द ब्रोमेलिन। ब्रोमेलिन इज द एंजाइम ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सोर्स। नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? टाइप 1 ग्लास
एम्पूल फैब्रिकेटेड बाय यूजिंग, मतलब एम्पूल्स कौन से ग्लास से बनते हैं, उन्होंने ये भी दिया है कि टाइप 1 ग्लास से। टाइप 1 ग्लास एम्पूल्स आर फैब्रिकेटेड बाय यूजिंग, तो कौन सा है टाइप 1 ग्लास, तो याद रखो टाइप 1 ग्लास इज नोन एज अ बोरोसिलिकेट ग्लास, टाइप 2 ग्लास इज नोन एज अ ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, टाइप 3 ग्लास इज नोन एज अ जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, एंड टाइप 4 ग्लास इज नोन एज अ नॉन पेरेंटल ग्लास। तो 4 टाइप के ग्लास होते हैं। देखो पहला दिया है सोडा लाइम ग्लास, ये तो ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन बी दिया है लैक्वर्ड सोडा लाइम ग्लास, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी में दिया है सोडा लाइम विद कॉपर, ये भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन करेक्ट आंसर कौन सा है इसका, एम्पुल्स आर मेड बाय टाइप 1 ग्लास नोन एज अ बोरोसिलिकेट ग्लास। टाइप 1 ग्लास का ही सिनोनिम होता है बोरोसिलिकेट, तो इसका आंसर है बोरोसिलिकेट। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, लास्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ड्रग कॉमनली यूज टू प्रिवेंट द ब्लड क्लॉट्स। देखो क्वेश्चन पूछा है ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट करने के लिए ड्रग कौन सा यूज करेंगे, तो कौन सा यूज करेंगे, एंटीकोगुलेंट नाम का ड्रग यूज करेंगे। एंटीकोगुलेंट कौन है, देखो इसमें से पहला ऑप्शन में दिया है एस्टामिनोफेन। एस्टामिनोफेन क्या है, ये एक एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक है। एस्टामिनोफेन मतलब अपना पैरास्टामोल, ठीक है। ऑप्शन बी में दिया है पैक्लिटैक्सेल। पैक्लिटैक्सेल क्या है, इट इज अ एंटी कैंसर ड्रग, तो ये भी नहीं है। विनब्लास्टिन क्या है, अगेन इट इज अ एंटी कैंसर ड्रग, तो बचा क्या, वारफेरिन। तो वारफेरिन क्या है, वारफेरिन इज अ एंटीकोगुलेंट। देखो एंटीकोगुलेंट विल प्रिवेंट द ब्लड क्लॉट, तो इसका आंसर है वारफेरिन। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन पेपर। जो टेक्निकल क्वेश्चन है वो मैंने बोला है आपको, नॉन टेक्निकल क्वेश्चन भी बहुत इजी होते हैं, लेकिन जैसे एक क्वेश्चन है, देखो इंडिया सेलिब्रेट रिपब्लिक डे एवरी ईयर ऑन। रिपब्लिक डे कब होता है, आपको मालूम होता है कब होता है, 26 जनवरी। गणतंत्र दिवस कब होता है, प्रजासत्ताक दिन कधी असतो, 26 जनवरी। सिंपल सिंपल है। कथकली कोणाचा डान्स आहे, कथकली इज डांस फॉर कर्नाटका। कथकली इज द डांस फॉर कर्नाटका, इट इज अ फोक डांस ऑफ कर्नाटका। अजंता एलोरा वाज सिचुएटेड इन द नियर, कहाँ पे होता है अजंता एलोरा, ये तो मेरी ही सिटी में होता है, इसका नाम है औरंगाबाद, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहीं पे होता है, ठीक है। मतलब ये सिंपल सिंपल होता है, ऐसे क्वेश्चंस इजीली आप आ सकते हो, है ना, इजीली। जैसे बुक्स का नाम, ये नॉन टेक्निकल पता। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको ऐसे ही कुछ वीडियो चाहिए हर एक पेपर का, हर एक, और कोई भी डिप्लोमा फार्मासिस्ट एग्जाम का, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम का, जीपैट का, नाइपर का, तो आप प्लीज़ कमेंट में यस लिखिए और उसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।